मेरा नाम घनश्याम है। मैं नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूँ और आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये छोटी सी घटना मेरे ही साथ घटी। दरअसल बात है 1996 की। उस समय मैं अपने ही गांव में खेती बाड़ी का काम किया करता था। मैं वहां पर काम करके अपनी जिंदगी में काफी खुश था। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे और मेरी माँ। मेरे पापा का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। अचानक एक शाम में जब मैं काम से लौटा तो मुझे पता चला कि मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि शायद अब ये भी हमें छोड़कर चले जाएगी। मैं उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ जाने के बाद में भी मेरी माँ की तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं था। 2-3 दिन हो चुके थे, लेकिन तबीयत अब भी वैसी की वैसी ही खराब थी। और फिर सच में वैसा ही हुआ जो मैंने सोचा था। मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरी माँ के देहांत हो जाने के कई दिनों के बाद तक भी मानो मैं उसे बहुत याद करता था। फिर एक शाम जब मैं अपने घर के ही आंगन में बैठा हुआ था, मेरा छोटा बेटा भागते हुए मेरे पास आया। कहने लगा, पिताजी पिताजी देखो ना, दादी माँ हमें चिल्ला रही है। मैं उसे देखकर कहने लगा, दादी माँ कहाँ है? और मुझे ऐसा लगा हो सकता है कि आसपास में किसी औरत को ये लोग दादी माँ बुलाते होंगे। तो उसने मुझे सामने की ओर इशारा किया। हमारे आंगन में ही एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे वो इशारा कर रहा था। मैं उसका हाथ पकड़ कर गया और उस पेड़ के करीब जाकर देखा तो मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि बेटा यहाँ पर तो कोई नहीं है। वो कहने लगा, अरे आपको दिखाई क्यों नहीं दे रही है? दादी माँ सामने ही तो है। उस समय मेरी छोटे बेटे की उम्र लगभग 5 या 7 साल के आसपास की होगी। मैं उससे कहने लगा, अरे नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। जब हम दोनों वापस लौट रहे थे तब सच में मैंने मेरी माँ की आवाज सुना। जब मेरी माँ की आवाज सुना तो मैं तुरंत वहीं पर खड़ा होकर पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई वहां दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा बच्चा मुझसे कहने लगा, देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, दादी माँ यहीं पर है। आपको पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही है वो। मैंने कहा, क्या वो अब भी वहीं पर बैठी है? वो कहने लगा, हाँ, वो क्या बुला तो रही है। उसके बाद मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उस पेड़ के पास गया। जाकर वहीं पर रुक गया। फिर मेरे मन में जितना भी दुख था, मैं वहीं पर खड़े होकर रोने लगा और ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरी माँ मेरे सामने ही है। मैं कहने लगा, माँ तू छोड़कर क्यों चले गई? अब भी तेरी बहुत याद आती है। बस इतना कहना ही था कि मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो चुके थे। मेरी पत्नी अंदर, जो कि घर के अंदर थी, वो भागते हुए मेरे पास आई और जब उसे मैंने बताया कि मैंने मेरी माँ की आवाज़ सुना और ये बच्चे भी कह रहे हैं कि यहाँ पे माँ है, उसे भी पहले विश्वास नहीं हुआ और वो मुझसे कहने लगी, अरे क्या तुम भी कुछ भी बोलते हो? उसका इतना कहना ही था कि पता नहीं कैसे उसने भी खुद मेरी माँ की आवाज़ सुनी। हालांकि जब उसने मेरी माँ की आवाज़ सुनी, उस समय ना मैंने वो आवाज़ सुनी और ना ही मेरे बच्चों ने। इतना सुनने के बाद वो भी वहीं खड़ी होकर मेरी माँ से बात करने लगी। हो सकता है उस समय हमें कोई देखता तो हमें पागल ही कहता था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी माँ हमारे सामने है। मैंने मेरी माँ से बहुत सारी बातें की, लेकिन उसका बदले में कोई जवाब तो नहीं मिला। फिर मैं उसी शाम पासी के मंदिर में जो पुजारी जी थे उनके पास गया और जाके उन्हें सारी बात बताई। मैंने कहा कि क्या मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली? वो मुझसे कहने लगे, ये ज़रूरी नहीं है कि शांति मिले या ना मिले, और ये सारी बातें जो हम सुनते हैं ये आधे से ज़्यादा तो झूठ होती है। मैंने कहा, फिर मेरी माँ की आत्मा अशांत क्यों है? पुजारी जी कहने लगे कि तुम्हारी माँ की आत्मा अशांत नहीं है। जो स्वर्गवासी होते हैं
उनकी आत्माएं स्वर्ग से धरती पर कभी भी आ सकती है, ये देखने के लिए कि उसके घर वाले या फिर उसके बच्चे इस समय कैसे हैं या फिर किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम्हारी माँ को हो सकता है तुम लोगों की याद आ रही होगी, इसीलिए वो धरती लोक पर आकर तुम्हें देख ली, और तुम्हें देखने के बाद हो सकता है वो दोबारा से स्वर्ग वापस चली गई हो। पुजारी जी की ये बात कहीं मेरे दिल को शांत कर दी थी। मैं घर पर आया और उसके बाद कई दिनों तक अपने बच्चों से पूछता रहा, लेकिन मेरा छोटा बच्चा यही कहता रहा कि पापा, अब दादी माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। मैं समझ चुका था कि मेरी माँ की आत्मा अब हमारे साथ नहीं बल्कि वो स्वर्ग में ही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी आप बीती, जो कि सच में मैंने मेरी माँ की आत्मा को महसूस किया था। हो सकता है आप में से कई लोगों ने माँ की आत्माओं को महसूस किया हो या फिर उनकी आत्माओं को अपने साथ होने का आप लोगों में अब भी एहसास हो। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी धीरज की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और मैं कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ, इसीलिए मुझे अलग अलग जगहों के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। कई बार मुझे ऐसे भी काम मिले हैं कि पुराने घर को तोड़कर बिल्कुल एकदम से नया बनाना था, लेकिन फिर मुझे एक काम मिला जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था। उस काम के लिए मैं अपने घर से लगभग शाम के 6 बजे निकला। मैं जानता था कि मुझे जिस जगह पर जाना है वहां पहुंचने में पूरा 24 घंटे का समय लगेगा। ये बात आज से लगभग 19-20 साल पुरानी होगी। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वो जगह देखने में ही बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैंने देखा कि एक बड़ा सा हवेली का ढांचा है, यानी कि अब वो हवेली पूरी तरह से टूट फूट चुकी है, एक मानो खंडर जैसी हवेली। उसके पीछे की साइड बड़ा सा कब्रिस्तान था। कहा जाता है कई सालों पहले उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया था, और उस हवेली के सामने से, यानी कि अगर उस खंडर हवेली के छत पर मैं चढ़ जाऊं तो सामने लगभग 500-800 मीटर की दूरी पर लंबा सा रेलवे ट्रैक देखने को मिलता था। जब भी वहां से कोई रेलगाड़ी गुजरती थी तो बिल्कुल साफ उसकी आवाज सुनाई देती थी। वो खंडर जैसी हवेली के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, न ही तो वहां कोई घर था और न ही वहां पर कोई बाजार। हाँ, वहां पर इक्का दुक्का फैक्ट्रीज थी जो कि लोग वहां पर काम करते थे, और सूरज डूबने के बाद सभी लोग मानो अपने अपने घर पर चले जाते थे, यानी रात में तो वहां पर कोई नहीं रुकता था। जब मैंने उस हवेली को अच्छे से देखा तो ये सोचने लगा कि कितने मजदूर लगेंगे और काम कब से शुरू करना है। मैं ये सब चीजें अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि अचानक मैंने एक आदमी को अपने पास आता हुआ देखा। मुझे लगा पहले तो उसे देखकर कि हो सकता है ये ही कोई आसपास का रहने वाला होगा, लेकिन वो मुझसे आकर उल्टा सवाल पूछने लगा कि आप इधर क्या कर रहे हो, और आपको पता नहीं सूरज डूबने के बाद इस जगह पर आना मना है। मैं कहने लगा कि यार, इस जमाने में भी तुम लोग क्या भूत प्रेत पर विश्वास रखते हो, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम क्या भूत प्रेत की बात कर रहे थे ना। उसने एकदम गुस्से से मेरी ओर देखा, कहने लगा कि बगल वाली जो फैक्ट्री है, मैं इसी फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी का वॉचमैन हूं। मैंने उससे कहा हाँ, तो क्या हो गया। वो कहने लगा कि यहाँ पर मैंने कई सारी आवाजें सुनी है। सूरज डूबने के बाद मानो यह हवेली हवेली नहीं बल्कि मौत का तांडव करने वाला एक कब्रिस्तान बन जाता है। मैं हंसने लगा और मैंने उससे कहा कि कब्रिस्तान तो पीछे से पहले ही है और वो भी बंद हो चुका है, फिर भाई तुम किस कब्रिस्तान की बात कर रहे हो। वो मुझसे कहने लगा कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम्हें मेरी याद आएगी। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। मुझे रात में कहीं ना कहीं तो रुकना था, तो मैंने उससे कहा कि अरे भाई सुनते हो, एक बात तो सुनते जाओ।
लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर उसके पीछे पीछे ही हो लिया ताकि उससे जाकर पूछूं आसपास में कोई होटल है या कोई जगह जहां पर मैं रुक सकूं। मैं जब उसके पीछे पीछे गया तब वो ठीक उसी फैक्ट्री के बाहर जाकर बैठ गया। मैं कहने लगा, अच्छा भाई, मैंने आपकी बात मान ली, बस आप मुझे इतना बताओ कि यहाँ पर कोई रहने की जगह है जहाँ पर आज रात निकालने का समय मुझे मिल जाए। वो कहने लगा कि यहाँ से तो काफी दूर है। मैंने कहा, आप ही कोई नजदीक की जगह बता दो, मैं कुछ चाहिए तो पैसे ज्यादा दे दूंगा। वो कहने लगा कि नहीं, यहाँ से बस्ती भी दूर है। मैं बस एकदम निराश हो गया कि अब यहाँ पर रुकूं कहाँ। तब उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था ना। मन में उस समय बहुत गुस्सा आया कि लगता है ये फिर से वही सब बात शुरू करेगा। वो कहने लगा, एक काम करो, आज रात में मेरे साथ यहीं रुक जाओ, मेरे पास एक खटिया और है, तुम उस पर सो जाना, मैं तो वैसे ही पूरी रात जाग कर निकालता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे भी ठीक लगा कि यार अच्छा है, रात में बिना पैसे दिए ही काम हो जाएगा और यहीं पर रुकने भी मिल जाएगा। ये सुनकर मैं खुशी खुशी हाँ बोल दिया। फिर मैं उससे कहने लगा कि अच्छा, रात में कुछ खाना पीना मिल जाएगा? वो कहा कि हाँ, क्यों नहीं। अपने छोटे से केबिन में वो गया। वहां से उसने एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेकर आया और मेरे सामने रख दिया। मैं खाना खा ही रहा था। उसने कहा, इस हवेली में किस काम से आया? मैंने उसे दोबारा से सारी बातें बताई और फिर उससे कहने लगा कि इस हवेली को तोड़कर मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया सी अब एक हवेली बनानी है। तो कहने लगा, हवेली तोड़कर हवेली ही बनानी है? मैंने कहा, हाँ, बस यूं समझ लो कि हवेली जो खंडर हो चुकी है, कई जगह से टूट फूट चुकी है, तो हवेली को तोड़कर फिर से हवेली ही बनवाना है। वो उस समय कुछ नहीं बोला। कहने लगा कि और थोड़ी रात होने दो, फिर उस हवेली के पास जाकर हम दोनों एक चक्कर लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद खाना खाकर पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। रात के लगभग 10:30-11 बजे उसने मुझे नींद से जगाया। मैं उठकर देखा तो सच में आस पास ऐसा सन्नाटा था मानो जैसे कि मैं किसी कब्रिस्तान में आकर लेटा हुआ था। वो मुझसे कहने लगा, चले हवेली के पास। मुझे नींद इतनी आई हुई थी और मैं इतना थका हुआ था। मैंने कहा, नहीं, जाने दो, मुझे नहीं जाना है। वो फिर एकदम से गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, मैंने कहा था ना, रात में हवेली के पास जाएंगे, उठो, हमें जाना होगा। दोस्तों, सच कहूं तो उस समय गुस्सा भी बहुत आ रहा था। आसपास कोई था भी नहीं कि किसी और के पास चला जाऊं और जाकर वहां सो जाऊं। मैं उठा और चलने लगा। वहां पर सूखे पत्ते रास्ते में बहुत बिखरे हुए थे और इसी वजह से जब रास्ते में हम चलने लगे तो सन्नाटे को चीरते हुए उसी सूखे पत्तों पर चलने की आवाज हमें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उस हवेली के पास हम पहुंचे तो मैंने देखा मानो कि हवेली के आसपास बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति बराबर नहीं था। यानी कि किसी का हाथ नहीं था तो किसी के पैर नहीं थे। कुछ तो ऐसे थे जिनका मुंह कटा फटा, किसी की आंखें नहीं, किसी के कान नहीं, किसी के शरीर से खून जा रहा है तो मानो कोई जलता हुआ इधर से उधर भाग रहा है। एक को तो देखकर मेरी अंतर आत्मा कांप गई। मैंने देखा कि उसके शरीर पर, आधे शरीर पर यानी कि मांस लगा हुआ था और दूसरा आधा शरीर बिल्कुल से ढांचे की तरह दिख रहा था। जैसे कि मानो आधे शरीर पर मांस लगा हुआ था और दूसरा आधा शरीर बिल्कुल कंकाल था। वो देखने के बाद तो मेरी चीख निकल गई। वो आदमी कहने लगा, मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद मैंने एक और चीज देखी। वो ये थी कि जैसे ही मैंने चीख लगाई, वो सभी हवेली के आसपास घूमने वाले लोग या वो प्रेत आत्माएं मुझे देखकर एकदम से मेरी ओर भागकर आने लगी। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि क्या करना चाहिए।
मैं वहां से भागता कि इससे पहले उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहीं रोक दिया। कहने लगा, इनसे ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे, यहीं खड़े रहो। मैं देख ही रहा था कि वो सभी लोग मेरे पास आ रहे हैं। इतने में उस आदमी ने जोर जोर से बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर दिया और उसने अपने पास से छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति निकालकर सामने रख दी और वो कहने लगा कि ये सब बुरी आत्माएं हैं और इसीलिए ये आत्माएं कभी भी भगवान के होते हुए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में वो और मैं वहां से निकल गए। वापस लौटने के बाद वो कहने लगा कि यहीं पर सो जाओ, सुबह उठकर चले जाना। इतना भयानक नजारा देखने के बाद नींद किसे आने वाली थी। मैं पूरी रात वहां पर जाग कर निकाला। फिर जैसे ही मैंने उगते हुए सूरज को देखा, मैंने अपना बैग उठाया और वहां से निकलकर अपने घर आ गया और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी मैंने कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों, ये थी धीरज की आप बीती। बढ़ते हैं हमारी अगली घटना की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अनमोल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनमोल है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई थी वो झारखंड में नहीं हुई, वो किसी और जगह पर हुई थी। उस जगह का नाम मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बस हाँ, इतना कहना चाहूंगा कि वो जगह भारत में चाय की पत्ती के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस है। चलिए अब घटना पर आता हूँ। उस समय मेरे पिताजी की पोस्टिंग एक जगह पर हुई थी। मेरे पिताजी एक सरकारी नौकर थे। इसी वजह से जहां जहां उनकी पोस्टिंग होती थी वहीं पर हम लोगों को जाकर रहना पड़ता था। ये बात कुछ 1988 या 1989 के आसपास की है। उस समय मेरी उम्र कुछ 10 या 12 साल की थी। मुझे अच्छे से याद है कि जिस जगह पर हम लोग जाकर रहने लगे थे वो जगह मानो एकदम शांत थी। शाम में 8 बजे के बाद तो एक आदमी तक नहीं दिखता था। जैसा कि हम लोगों ने मूवीज में देखा है, किसी हॉरर सीन को वो लोग दिखाने के लिए हर जगह को एकदम शांत कर देते हैं। बस कुछ वैसी ही मेरा भी एरिया पूरा शांत हो जाता था। वैसे उस समय तो उसे गांव कहना ही ठीक होगा, लेकिन अब वो गांव नहीं रहा। जब हम लोग वहां जाकर रहने लगे तो हमें बहुत मजा आने लगा। इतनी शांति थी, लोग भी अच्छे थे। मेरे वहां पर नए नए दोस्त भी बन चुके थे। मैं उनके साथ खूब खेलता था। लेकिन शाम होते ही सभी लोग अपने अपने घर में चले जाते थे। पता नहीं किस बात का वो लोगों को डर सताता था या फिर जल्दी सोने का वहां पर रिवाज था। मैं जब वहां पर पहुंचा तो 1-2 हफ्ता तो सब कुछ ठीक रहा। फिर एक दिन शाम में मेरे पिताजी लौटे जब ऑफिस से, तो मैंने उनसे कहा कि पिताजी, मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यहाँ पर भूत प्रेत है, इसीलिए सब लोग जल्दी जाकर सो जाते हैं। पिताजी हंसने लगे, कहने लगे, बेटा ये सब बातें सिर्फ कहने की होती है। मैंने कहा, पिताजी हम जिस जगह पर पहले रहते थे वो जगह कितनी अच्छी थी। वहां पर मेरे सभी दोस्त लोग रात में 9-10 बजे तक मेरे साथ रहते थे। यहाँ तो 7-8 बजे ही सभी लोग घर पर चले जाते हैं और मुझे भी कहते हैं कि जल्दी से जाकर सो जा। मैंने पिताजी से जब इतना सब कुछ कहा तो पिताजी ने मानो एक अजीब सा चेहरा बनाया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। वो कहने लगे, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अच्छा है, जल्दी सो जाओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, फिर तुम्हारी स्कूल भी तो है। मैंने इस पर कहा, अरे हाँ स्कूल तो है, लेकिन अभी स्कूल को तो और 1 हफ्ता बचा है खुलने के लिए। पिताजी कहने लगे कि अच्छा है, पहले से आदत डाल दो। पता नहीं क्यों वो मेरी बातों का सही जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने ये बात मेरी माताजी से कही। मेरी माताजी भी मेरी बात सुनकर ऐसा लगा कि मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो कि 17 साल का था। मैंने उससे कहा, वो मुझसे कहने लगा कि ये सब बातों पर ध्यान मत दे। जब मुझे कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला तो मैं चुपचाप सो गया। मैं और मेरा भाई उसी घर के हॉल में सोया करते थे। मेरे माता पिता अंदर बेडरूम में सोते थे।
मुझे अच्छे से याद है कि उसी रात में जब हम लोग हॉल में सो रहे थे, तब मेरी रात में कुछ आंख खुली 2 बजे के आसपास। मैं जब नींद से उठा तो मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज ऐसी थी जैसा मानो कोई घर के बाहर तेज गति से भाग रहा है, लेकिन उसने पैरों में पायल पहन कर रखी है। उस पायल की आवाज मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने भाई को 2 बार उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वो गहरी नींद में था, इसीलिए वो उठा नहीं। वो आवाज पायल की इतनी डरावनी लग रही थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं उठकर किचन से जाकर पानी लेकर पी लूं। मैं चुपचाप दोबारा आंख बंद किया और वहीं पर सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आंख लग भी गई। अगली सुबह मैं अपने उसी दोस्त के पास गया जिसने मुझे ये सारी बातें बताई थी। मैं जाकर उससे कहने लगा, यार तूने तो बिल्कुल सच कहा था, मैंने भी एक ऐसी आवाज सुनी। वो कहने लगा कि तूने तो आवाज सुनी है, गांव में जिस किसी ने भी उस प्रेत या आत्मा को देखा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा, दुनिया में नहीं है तो कहाँ गया? वो हंसकर कहने लगा, अरे बुद्धू वो तो यानी मर गया। मुझे उसकी बात सुनकर सच कहूं तो उस समय भी डर लग रहा था। हालांकि समय कुछ दोपहर का 2 बज रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा डर मेरे दिल में बैठ गया था। मैं घर पर आया और अपनी माताजी से कहने लगा। मेरी माताजी मुझसे कहने लगी, तू ये सब बातों पर ध्यान क्यों दे रहा है? अभी बस कुछ ही समय रह गया तेरे स्कूल खुलने में, पढ़ाई पर ध्यान दे। वैसे भी जब भी माँ बाप को कोई बात नहीं समझ में आती है बच्चों की, तो वो यही बात कहते हैं। उस समय भी मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना हॉल में जाकर बैठ गया। फिर शाम के कुछ 6 बजे के आसपास मेरा एक दोस्त मेरे घर पर आया और वो मुझसे कहने लगा कि चल ना हम थोड़ी देर खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसका घर मेरे घर के बाजू में ही था। हम घर के सामने ही खेलने लगे, लेकिन आधे ही घंटे में वो अपने घर पर चला गया और मैं भी अपने घर पर आ गया। मैं घर पर आया ही था कि इतने में मेरे पापा आए। मैंने पापा को फिर सारी घटना बताई जो मेरे साथ पिछली रात में घटी थी। पापा सुनकर कहने लगे कि अरे बेटा, ये सब तेरा वहम होगा या तू सपना देखा होगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं। और पता नहीं क्यों पापा उस समय काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। हो सकता है ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया हो या ऑफिस का कोई टेंशन होगा। मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा डरता था, इसीलिए मैंने पापा को और ज्यादा आगे कोई बात नहीं कही और चुपचाप अंदर जाकर बैठ गया। पापा ने मम्मी से कहा थोड़ी देर के बाद कि दोनों बच्चे कहाँ हैं? मम्मी ने कहा कि वो तुम्हारा बड़ा बेटा तो कहीं बाहर गया है, तो अभी तक लौटा नहीं, और छोटा तो अंदर है। जैसे ही पापा ने ये सुना कि मेरा बड़ा भाई कहीं बाहर है और अब तक वो आया नहीं, मानो मेरे पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। पापा एकदम से चिल्ला उठे, कहने लगे, तुझे मालूम नहीं है 8 बजने के बाद यहाँ बाहर कोई नहीं घूमता। मैंने ये बात पापा की सुन ली। उस समय भले ही मैं छोटा था, लेकिन इतना समझ आ गया था कि कुछ तो बात है जो पापा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, शायद मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में था। मैंने तुरंत कमरे से बाहर आकर पापा से कहा, 8 बजे के बाद अगर भाई आएगा तो क्या होगा उसे, और आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? पापा ने मुझे भी डांट लगाई, कहने लगे, चुपचाप अंदर चले जा। मैं फिर से अंदर बेडरूम में आकर बैठ गया। उसके बाद पापा तुरंत दोबारा से अपने कपड़े पहने और बाहर निकले मेरे भाई को ढूंढने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। 10 ही मिनट में मेरे पापा और मेरा भाई घर में लौट आ गए थे। दरअसल मेरा भाई मेरे पापा को घर के नजदीक में मिल गया और वो घर ही आ रहा था। पापा घर आने के बाद उसे बहुत पहले तो डांट लगाई और उसके बाद उसे प्यार से भी समझाने लगे। मानो पापा पूरा समय उसे यही समझा रहे थे। यहाँ तक हमारे सोने का समय हो गया, पापा यही कह रहे थे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। इसी के साथ जब पापा बेडरूम में जाने लगे तो मुझे देखकर कहने लगे कि रात में अगर कोई भी ऐसी आवाज सुनाई दे
तो उस पर ध्यान नहीं देना, और गलती से भी हॉल की खिड़की या दरवाजे मत खोलना। मैंने सिर्फ हाँ में मुंडी घुमाई और उसके बाद चुपचाप लेट गया। रात में पता नहीं कैसे, लेकिन अपने आप दोबारा फिर से मेरी आंख खुली। इस बार भी जब मेरी आंख खुली तब कुछ 2 बज रहे थे। मैंने वो आवाजें दोबारा सुनी। इस बार तो मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैं अपने बेड पर ही लेटे लेटे कांपने लगा। और फिर अपने आप ही मेरे भाई की भी आंख खुली। उसने जब मुझे ऐसी हालत में देखा तो डरते हुए उसने जोर जोर से पापा को आवाज लगाई। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही कमरे से बाहर आए और आकर जब मुझे देखा तो मुझसे कहने लगी, क्या हो गया तुझे, तू ऐसा कांप क्यों रहा है? मैंने उनसे कहा कि वो आवाज से मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा कि आवाज तो बाहर से आ रही है, लेकिन तू अंदर क्यों इतना डर रहा है? मैंने कहा, पापा पता नहीं मुझे क्यों इतनी आवाज से डर लगता है। पापा मुझे अपने साथ गोद में उठाकर कमरे में लेकर गए। जब पापा कमरे में ले जाने लगे तो मेरा बड़ा भाई भी पीछे से पापा को आवाज देकर कहने लगा, मैं भी अंदर आ जाता हूँ पापा। पापा ने कहा, ठीक है, सभी लोग अंदर आ जाओ। हम चारों लोग अंदर सो गए। फिर मैंने सुबह उठने के बाद अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, अब हम लोग बाहर नहीं सोएंगे, बाहर हमें बहुत डर लगता है। मेरी मम्मी भी इस बात पर मान गई। और फिर कुछ अगले 10-12 दिन तक ऐसे ही चलता रहा कि हम लोग अंदर सोते थे। एक दिन की बात है कि जब सुबह में मैं उठा 7 बजे के आसपास स्कूल जाने के लिए, तब गांव में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। मैं वैसे ही तुरंत बाहर आकर देखा तो पाया कि एक औरत, यानी जिसकी उम्र 60 या 65 साल की होगी, और दूसरी एक औरत जिसकी उम्र कुछ 30 साल के आसपास की होगी, ये दोनों ही बैठकर बहुत रो रहे थे। मैं उनके नजदीक तो नहीं जा सकता था क्योंकि मैं बच्चा था और बहुत भीड़ लगी हुई थी गांव में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। मैंने बहुत जानने की कोशिश की लेकिन नहीं समझ में आया। मैं उस समय घर पर आकर रेडी होकर स्कूल चला गया। जब मैं शाम में बैठा हुआ था तब मम्मी और पापा को बात करते हुए सुना कि गांव में किसी की मौत हो गई है, और इतनी दर्दनाक मौत आज तक किसी की नहीं हुई थी। कहा जाता है कि उसके दोनों हाथ पैर काट दिए गए थे। यही नहीं, उसके हाथों की उंगलियां तक अलग थी, पैरों की उंगलियां अलग थी, और शरीर के ऊपर से खाल यानी कि चमड़ी निकाल दी गई थी। चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि ऐसा लग रहा था किसी बड़े पत्थर से या किसी बड़े लोहे से बार बार चेहरे पर मारा गया है। गांव में एक अजीब से डर का माहौल बन गया था। और जब मैं अगले दिन स्कूल से आकर खेलने लगा तब मेरे दोस्त लोगों से मुझे ये बात पता चली कि इसे वही डायन ने मारा है। मैं सुनकर एकदम से मानो चौंक गया। मैं अपने दोस्त से कहने लगा, ये डायन कौन है? मेरे लिए वो शब्द उस समय नया था। वो लोग कहने लगे कि अरे यही भूत प्रेत ही होते हैं, और ये डायन इतनी खतरनाक होती है कि ये मानो जिस किसी को भी मारती है उसका पूरा खून चूस लेती है शरीर का, और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर करके बिखेर देती है ताकि किसी को भी पता ना चले कि इसे डायन ने मारा है। और जो कोई भी ऐसी लाश को देखता है वो यही सोचता है कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, या हो सकता है कि किसी ने अपना बदला लेने के लिए ऐसे किसी को जान से मारा होगा। मैंने उस दिन भी उनकी सारी बातें सुनी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रात जब हम लोग सोए हुए थे तब वो पायल की जो आवाजें हमें सुनाई देती थी वो आवाजें मुझे सुनाई देने लगी, भले ही मैं मम्मी पापा के साथ बेडरूम में क्यों ना सो रहा था। और इतनी जोर की आवाजें सुनाई दे रही थी कि ऐसा लगने लगा वो डायन अब घर के बाहर नहीं बल्कि हमारे बेडरूम के बाहर यानी कि हॉल में ही भाग रही है इधर से उधर।
मैं एकदम से चिल्लाकर उठ गया और अपने पापा को उठाया। लेकिन जब मैं पापा के पास गया तो देखा कि पापा तो जगे हुए ही थे। पापा ने बस मुझे चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे जाकर वो दरवाजा खोलने लगे। लेकिन मेरी मम्मी ने उन्हें पकड़ लिया, कहने लगी कि नहीं, दरवाजा नहीं खोलना। और दरवाजे के ही पास मैंने देखा कि मम्मी और पापा ने मिलकर, जो कि बेडरूम में छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति थी, उसे ठीक दरवाजे पर लगा दी थी। और मम्मी का ये कहना था कि जब तक ये मूर्ति यहाँ पर है तब तक वो डायन अंदर नहीं आ सकती। मेरे मन में उस समय बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन शायद वो ठीक समय नहीं था। जैसा तैसा डर कर हम लोगों ने वो रात काटी और अगली सुबह होते ही मैं कहने लगा कि वो डायन हॉल में कैसे आई, और मैं डर के मारे ये कहकर रोने लगा। मैं बार बार पापा से कह रहा था कि अगर मैं और भैया हॉल में सोए होते तो ये डायन तो पक्का हमें जान से मार देती। पापा मम्मी से कहने लगे, रात में दरवाजा बराबर बंद नहीं किया था क्या तुमने? मम्मी ने कहा कि दरवाजा तो बराबर बंद किया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये डायन की आवाज इतनी नजदीक से कैसे आ रही। मैं पापा से जिद करने लगा कि बस अभी के अभी यहाँ से चलो, हमें यहाँ रुकना ही नहीं है। पापा कहने लगे, बेटा यहाँ से जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? मैंने कहा बस कोई भी जगह पर चलो, लेकिन चलो। फिर पापा ने तुरंत उसी समय हम लोगों को लिया और अपने साथ वहां से निकल पड़े। और हम लोगों को पापा ने अपने दोस्त के घर पर ले जाकर छोड़ दिया। फिर अगले 2-4 दिन में ही जहां पर पापा का ऑफिस था, उसी के नजदीक में हम लोगों को दूसरा घर मिल गया और हम लोग वहां जाकर रहने लगे। इसके बाद पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि उस जगह को मैंने सिर्फ तेरे लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता था अगर वहां पर कुछ दिन और रहना पड़ेगा तो तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। और दोस्तों, अगर सच कहूं तो शायद मेरी मौत भी हो सकती थी। मैं इतना डर कर रहने लगा था। जितना भी समय इस घटना के बाद हम लोग उस घर में रहे, उतने समय तक मैं सिर्फ कांप रहा था और डर के मारे मुझे तेज बुखार था। तो दोस्तों, ये थी अनमोल जी की छोटी सी आप बीती। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे दोस्त के साथ घटी थी। वैसे तो मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ये घटना लगभग 5 से 6 महीने पहले की है, जब हम 3 दोस्त एक जगह गए हुए थे। ये जगह हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं, मतलब हमारे घर से कुछ ही दूरी पर थी। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था। मेरे जो दूसरे दोनों दोस्त थे, जिनका नाम सचिन और रवि था, ये दोनों को ही नशा करने की आदत थी। ये दोनों ही वहाँ पहुँचते साथ मज़ा करना शुरू कर दिए थे। जब इनके पास की ड्रिंक खत्म हो गई तो रवि ने कहा, यार सचिन, ड्रिंक तो खत्म हो गई है, एक काम करते हैं, हम लोग जाकर ड्रिंक लेकर आते हैं। तभी ही दोनों ने ये प्लान बनाया कि वो लोग पहले से नशे में थे। तो उन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उन लोगों को कहा, यार मैं तुम लोगों के साथ आया हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ये समझो कि ये मेरी मेहरबानी है तुम लोगों पर, क्योंकि मैं ये सब कामों में तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता। तो फिर सचिन ने कहा रवि से, रहने दे यार, बस करते हैं। तो रवि ने कहा, नहीं भाई, अभी अगर सोचा है तो फिर ड्रिंक करेंगे ही। सचिन ने कहा, ठीक है, तो चल हम जाते हैं और जाकर लेकर आते हैं। रवि ने कहा कि यार मुझे तो यहीं पे मज़ा आ रहा है, तू जाके आ जा। सचिन ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कोई तो मेरे साथ आओ। तो रवि ने कहा कि भाई तू इसके साथ तो जा सकता है ना। हालांकि मुझे तभी भी नहीं जाना था, लेकिन फिर भी क्या करता, मजबूर था, दोस्तों के साथ जाना ही पड़ता है। फिर जब हम वहां से निकल रहे थे तो मैंने रवि से कहा, यार तू भी चलना, यहाँ कोई आ जाएगा तुझे लूटने वूटने के लिए, वैसे एकदम शांत जगह है, मेरे हिसाब से तो तेको भी चलना चाहिए।
लेकिन रवि नहीं माना और उस जगह पर और भी लोग आते थे ड्रिंक करने के लिए। मैंने फिर मेरे दूसरे दोस्त से कहा कि यार टेंशन की कोई बात नहीं है, लोग तो आते रहते हैं। और फिर मैं और सचिन हम लोग वहां से चले गए। लगभग 20-25 मिनट बाद हम वहां से लौटे। तो जब हम लौटे तो हमने देखा कि रवि सोया हुआ था। तो मैंने और सचिन ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर रवि उठ ही नहीं रहा था। तो मैंने उसके मुंह पे पानी मार दिया और फिर रवि एकदम झट से उठ गया और पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो उठते साथ रोने लगा। हमने उससे कहा, क्या हुआ भाई, तू रो क्यों रहा है, वो भी ऐसे? तो उसने बातें बताई जिस पे हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका कहना था कि जब तुम लोग यहाँ से चले गए तब उसके 2 या 3 मिनट के बाद मुझे कुछ आवाजें आना शुरू हो गई और वो आवाज जहां से आ रही थी वहां मेरे अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि यहीं पर चुपचाप बैठे रहता हूँ, फिर जब तुम लोग आएंगे तब हम सब लोग साथ में जाकर देख लेंगे। और यही सोचकर मैं वहीं, यानी कि जिस जगह पर हम लोगों ने रवि को छोड़ा था, वो उसी जगह बैठा रह गया। फिर उसने सुना कि वो आवाज और ज्यादा जोर जोर से आने लगी। वो आवाजें किसी की चिल्लाने की आ रही थी। रवि और ज्यादा डर गया। थोड़ी देर हो गई तो 2 लोग उसके पास भागते हुए आए और उन्होंने रवि को कहा कि हमारी मदद कीजिए। उन लोगों का ये कहना था कि हमारी बेटी जो कि नीचे खुद को जलाकर मार रही है, उसे बचाने में हमारी मदद करो। ये सुन के रवि एकदम से शॉक में पड़ गया कि अभी तक तो कुछ नहीं था और अभी अचानक ये दोनों कहां से आ गए। ये सब रवि सोच ही रहा था कि और जोर जोर से आवाज आना शुरू हो गई। रवि जल्दी से उठकर उनके साथ नीचे चला गया और वहां पे देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था, बल्कि जब रवि ने पीछे देखा तो वो 2 लोग भी वहां पर नहीं थे। पता नहीं वो कहां गायब हो गए थे। ये देखकर रवि के तो होश उड़ चुके थे। उसे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उसने उतने में एक पिलर के पीछे से रवि को कोई आता हुआ नजर आया और फिर वो एकदम से छुप गया और ऐसा लगने लगा कि जैसा वहां पिलर के पीछे कोई छुपा हुआ है और वो रवि को इशारा करके अपनी ओर बुला रहा है। रवि कुछ बिना सोचे समझे वहां चला गया और जब रवि वहां पहुंच गया तो उसने जो देखा, बस वो देखते साथ रवि की तो चीख निकल गई। रवि बता रहा था कि उसने देखा एक औरत जो कि बिल्कुल निर्वस्त्र थी और वो बुरी तरह से जली हुई थी, जिसे देखने के बाद वो वहीं बेहोश हो गया। और उस औरत को किसने जलाया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो उसे नहीं पता। उसके बाद वहां क्या हुआ वो भी वो नहीं जानता। लेकिन जब रवि की आंख खुली तो वहां हम थे और वहीं पर उसके पास में ही बैठे हुए थे। उसकी ये बातें सुनकर सचिन हंसने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय मुझे तो कुछ अजीब लग रहा था। इसलिए मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, चलो अभी यहाँ से चलते हैं। परंतु सचिन कहने लगा, यार क्या तू भी इसकी बातों पर विश्वास कर रहा है? ये ऑलरेडी नशे में है और नशे में कुछ भी बोल रहा है, बैठो यहीं पे थोड़ी देर। तो रवि ने कहा, तू बैठ, मैं तो अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। तो सचिन ने भी कहा, अब तुम लोग जा ही रहे हो तो मैं क्या करूं, चलो हम तीनों ही निकलते हैं। फिर हम तीनों ही वहां से निकल गए। अगले 2-3 दिन तक हमने बात किसी को नहीं बताई, बल्कि हम तो भूल भी चुके थे। लेकिन रवि के दिमाग में ये बातें अब भी चल रही थी कि कौन होगी वो लड़की और वो 2 लोग जो मेरी तरफ भागते हुए मदद मांगने आए थे, फिर एकदम से गायब हो गए। लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब मिल ही नहीं रहा था। तीसरे दिन रवि ने वो बात हमारे दूसरे दोस्तों को बताई। उसमें कुछ लोग हंसने लगे, कहने लगे कि यार तू अकेला गया था, तेरे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था, और पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे।
लेकिन कुछ दोस्तों ने एक अजीब बात बताई। वो ये थी कि 7 या 8 महीना पहले वहां पर एक ऐसी ही घटना घटी थी जब एक लड़की ने खुद को जलाकर मार लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे जो वहीं पर सोते थे और वहीं पर रहते थे। सुबह शाम उनका काम भी वहीं था और उनके परिवार भी सब एक ही साथ रहते थे। उसमें से एक परिवार ऐसा था जिनकी एक 16 या 17 साल की लड़की थी और वो भी वहीं पर काम करती थी। तो वहां के कॉन्ट्रैक्टर और कुछ मजदूरों ने मिलकर उस लड़की के साथ गलत किया। रेप करने के बाद शायद एक मजदूर ने उस लड़की के साथ फोटो भी निकाल ली थी और वो बाद में उसे रोजाना ब्लैकमेल करता था ताकि वो उसके साथ रोजाना गलत कर सके। तो इससे परेशान होकर उसने खुद को वहीं जलाकर मार लिया। उसके बाद उस लड़की के माता पिता को उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, ये बात यहीं खत्म कर लो। लेकिन उस लड़की के माता पिता ने भी खुद को वहीं जला दिया और फिर कुछ 1 महीना ये केस चला। आज सब जेल में है, लेकिन वो लड़की की आत्मा और हो सकता है कि उसके माता पिता की भी आत्मा वहीं पर रहती है। उसके बाद मैंने कहीं कुछ नहीं सुना इस घटना के बारे में। और हाँ, आज भी वो जगह सेल है, यह हमें बाद में पता चला। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी आप बीती। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।